बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया है, आप क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, ऑप्शंस को भी क्लेरिफाई कर पा रहे हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे। और ये सब होगा प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आज पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है, यानी कि जो बालक का विकास है, विकास डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रोथ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन। ठीक है, तो बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, गामक मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें हाथ पैर से बच्चा चले, गतिशील हो। मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक, सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, शारीरिकता, सामाजिक और संवेदनात्मक। ठीक है, फिलहाल अगर बात कर ली जाए कि बच्चों का, किसी भी बालक का अगर विकास होता है तो सबसे पहले तो सही बात है शारीरिक होगा। पहले तो उसका शरीर ही बनता है कि नहीं? शरीर और इस तरह से भी देखा जाए, जन्म के बाद शरीर की ही मजबूती और शरीर ही हृष्ट पुष्ट रहे, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए पोलियो के ड्रॉप्स आदि चीज़ें बच्चों को, इंजेक्शन और पोलियो के ड्रॉप्स, अलग अलग चीज़ों से बच्चों को हृष्ट पुष्ट यानी कि उनका शरीर मजबूत रहे, इसके लिए इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो पहला शारीरिक हो गया, यानी कि पहला शारीरिक 2 में है, इसलिए पहला और चौथा क्वेश्चन कट गया, ऑप्शन सॉरी। अब इसके बाद शारीरिक के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा थिंकिंग अच्छे से करे, सोचे समझे, बातों को समझ पाए, समय के अनुसार बोल पाए ना। तो एक संज्ञानात्मक चीज़ें हो जाती हैं कि बच्चा भूख लगे तो वो रोए, या किसी तरह से इशारा करे कि उसे भूख लगी। बच्चे रोते हैं या कूकते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है या उसे कोई प्रॉब्लम है। तो ये संज्ञानात्मक चीज़ें हों, बच्चा समझ सके कि उसे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, उन्हें कितनों भी बुखार हुआ रहे वो रोते ही नहीं है, ना ही कुछ एक्टिविटी करते, वो उसी तरह पड़े रहते हैं, तो उनमें कोई प्रॉब्लम होती है ना। अब उसके बाद हम ये ध्यान देते हैं कि बच्चा चल फिर पाए अच्छे से, हाथ पैर फेंक पाए, है कि नहीं, तो हाथों को ऐसे सिकुड़ा पाए, उंगलियों को, ये सारी चीज़ें गामक का ध्यान देंगे, जो कि इसमें अध्यात्म, तो अध्यात्म बच्चे में नहीं आएगा शुरू में, तो ये तो हट गया। उसके बाद क्या होगा, बच्चा सामाजिक हो सके, संवेदना तो मेन पार्ट है, लेकिन संवेदना सामाजिकता में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा क्या हो पाए, सामाजिक हो पाए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे सबसे पहले ये सोचेंगे कि शरीर बढ़िया हो, संज्ञान बच्चा कर सके, हाथ पैर से चीज़ों को पकड़ सके या समझ सके चीज़ों को, और फिर वो अपने माँ को पहचान सके, पिता को पहचान सके, कोई बुला रहा है उसके नाम से ये समझ सके, तो ये सामाजिक, बच्चे में सामाजिकता आ जाए। तो कहने का मतलब है कि पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, यानी कि सिर से पैर की ओर है। ठीक है, अब सिर से पैर की ओर की बात कर ली जाए, पहले ऑप्शंस पढ़ लिए जाए। शीर्षगामी सिद्धांत, जिसे सेफेलोकार्डल प्रिंसिपल कहा जाता है। अधोगामी सिद्धांत, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहा जाता है। विशेषता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। देखिए, सर से पैर की जहाँ बात होगी वहाँ पे हमेशा शीर्षगामी या सेफेलोकॉर्डल की बात हो जाएगी। ठीक है, सेफेलो मतलब सर, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल की बात हो जाएगी। ये अगर आप पढ़े हैं, और ये पूरी तथ्य पर संबंधित प्रश्न था, तो अगर आप इसको पढ़े हैं, समझे हैं, नोट बनाए हैं, तो आप ये मिनटों में कर लेंगे। अब अधोगामी, यानी कि अगर प्रॉक्सिमो डिस्टर की बात कर ली जाए, अधोगामी सिद्धांत की, तो ये केंद्र से जाता है। ठीक है, ये बॉडी है, केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, तो विकास, ठीक है ना। तो ये विकास का दिशात्मक जो सिर से पैर का होगा वो शीर्षगामी हो जाएगा, यानी सर से पैर। तो बिल्कुल दूसरे का पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। राघव जब शिशु था, यानी कि कोई व्यक्ति है जो शिशु था, छोटा था, तब उसे माता पिता
के किसने नहीं, के स्नेह से, स्नेह से, ठीक है, वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, यानी कि जो अध्यापक थे वे बढ़िया थे, उसे समझाते थे चीज़ों को, सामाजिकता, मौलिकता, मूल्य के बारे में ना मिले। फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है, यानी कि आप क्वेश्चन अगर समझे तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बच्चा पहले तो माता पिता से वंचित रहा, यानी कि माता पिता थे नहीं या जो भी स्नेह नहीं मिला बच्चे को, और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बाल्यावस्था में गया, तो उसे टीचर तो अच्छे मिले, लेकिन टीचर एक परिवार और एक टीचर में एक अलगाव हो जाता है, क्योंकि परिवार पूरा दिन आपके साथ बचपन से रहता है, अध्यापक एक निश्चित समय से मिलते हैं और एक निश्चित समय पे उनका काम खत्म हो जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि साथ छूट जाता है, कहने का मतलब ये। तो फिर भी टीचर अच्छे मिलने के बावजूद वो जोखिम नहीं ले सकता, किसी पर विश्वास नहीं कर सकता, अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं सकता। तो ये क्या है, निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद के अनुभव का मुद्दा, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा, एक रूपता वैयक्तिकता का मुद्दा। देखिए, अगर बात कर ली जाए कि निरंतरता अनिरंतरता तब हो जाती जब बच्चा पहले सीख रहा होता, फिर न सीखता, फिर बाद में सीखता, यानी कि विकास भी हो रहा है तो निरंतरता निरंतर होता रहता है विकास, आप जानते हैं। तो ऐसा है नहीं, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। आरंभिक बाद के अनुभव का मुद्दा, यानी कि बच्चा शुरू में जो उसने पर्यावरण देखा है, जो उसने समझा है शुरू में, बचपन में, शिशुअवस्था में, और फिर वो बाल्यावस्था पर क्या कर रहा है, असर डाल रहा है, किस पर, बाल्यावस्था पर असर डाल रहा है, और जाहिर सी बात है वो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में भी उसको कहीं न कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा है, किसका है, आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा हो जाए। प्रकृति पालन पोषण, इसका तो पोषण के बारे में कोई बात ही नहीं हुई कि उसका पोषण अच्छे से नहीं हुआ, लालन पालन अच्छे से नहीं हुआ, उसे ऐसी बात कोई हुई ही नहीं। एक रूपता व्यक्तिगता का सिद्धांत है कि जब बच्चा एक ही तरह से चले ना, तो ये भी कोई बात नहीं हुई। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरे का, कि बच्चा आरंभिक चीज़ों को बाद के अनुभवों में जोड़ के सीख रहा है, या उसे प्रॉब्लम हो रही है आरंभिक चीज़ों से, बाद में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, भूल नहीं पा रहा है चीज़ों को, परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। तो तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है, कल्पनाशीलता वाला खेल। इसमें ऑप्शंस तीन ही दिख रहे हैं फिलहाल। अच्छा, देखते हैं चौथा ऑप्शन इसमें क्या ही होगा। ऐसा कल्पनाशीलता वाला खेल है, समानांतर खेल है, एकांगी खेल है, चौथा है स्वतंत्र एकाकी खेल, ठीक है, स्वतंत्र एकाकी खेल, ये चौथा वाला ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिलहाल बात करें वो बच्चे जो दूसरों पर विश्वास कर ले, अपनी भावनाओं को, उनकी भावनाओं को समझ पाए, वो किस प्रकार का बच्चा होगा, वो कल्पनाशीलता वाला खेल हो जाएगा बच्चे में ना। बच्चा उस खेल को खेल रहा है जहाँ पे वो अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ साथ दूसरे के विचारों को भी समझ पा रहा है, उन पर विश्वास कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका विश्लेषण कर पा रहा है। तो बिल्कुल ही कल्पनाशीलता वाला खेल है वो, जहाँ पे कल्पनात्मक चीज़ें हो रही हैं, समांतर होगा नहीं, एकाकी होगा नहीं, स्वतंत्र एकाकी खेल होगा नहीं, तो ये सारे हो जाते हैं खत्म। चौथे का पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो पूछा जाता है और हम अधिकतर इसमें परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में नैतिक तर्कड़ा, ठीक है, तर्कड़ा की बात कर ली जाए, तर्कड़ा कि किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के, यहाँ पे इसको यहाँ लिख देते हैं तर्कड़ा, ठीक है, तर्कड़ा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के
लिए नियम एक समान से लागू किए जाने चाहिए। यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था है, चरण है, जिसमें बच्चा मान लेता है कि सबके लिए नियम समान होते हैं और ये सही भी है कि सबके लिए नियम समान हो, और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वो इनका पालन करे। यानी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो भी नियम कानून सामाजिक तौर पर बनाए गए हैं वो आपको फॉलो ही करने हैं। ऐसा अगर बच्चा सोच लेता है तो वो किस चरण में है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में। ठीक ना। ऑप्शन देखते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। गुड गर्ल गुड बॉय तब हो जाता है जब आप अच्छा दिखने के लिए, यानी कि अच्छा आपको सामने से एक वाहवाही मिले कि हाँ बेटा आपने ऐसा किया, बहुत बढ़िया बात है। तो ये वाली चीज़ जो है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, आप अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए काम करते हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं गया है। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, यानी कि दंड के भय से डर है दंड का कि हमें दंड मिलेगा, इसलिए हम होमवर्क करते हैं। बच्चा होमवर्क कर लेता है तो आज्ञा पालन होता है कि टीचर मारेंगे अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ। तो ऐसी कोई बात है ही नहीं क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से तो हमें काम करना है। फिर यंत्र प्रयोजन अभिविन्यास, जिसे इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी नहीं है। अगर बात कर ली जाए यंत्र प्रयोजन अभिविन्यास की, तो ये वाली भी बात नहीं है। अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से नियम के कौन सा चरण का ये है। सामाजिक क्रम को बनाए रखने का भी विन्यास, यानी कि ये बिल्कुल सही है चौथा, कि जो समाज में चल रहा है वो बनाए रखना है, वो टूटना, वो जो सीरीज चल रही है, वो जो श्रृंखला चल रही है वो टूटनी नहीं चाहिए, चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है। तो जैसे हिंस की आपने कविता जो कहानी है वो इन्हीं के द्वारा दी गई है, तो आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे आप समझेंगे कि वो जब अपनी पत्नी को दवा लेने जाता है तो वो क्या करता है। अब वहाँ पे अगर बच्चा ये रहेगा तो ये सोचेगा कि उसे चोरी नहीं करना चाहिए था। अगर इस तरह से डायरेक्ट पूछता तो आप जान लेते। यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है कि जो नियम बनाया गया उसे तोड़ना नहीं है, यानी कि चोरी करना पाप है तो चोरी उसे नहीं करना चाहिए। तो एक समान लागू किए जाने वाले नियम हैं जिन्हें हर व्यक्ति को क्या करना है, पालन करना है। तो ये अगर बच्चा सोच लेता है तो वो सामाजिक क्रम को बनाए रखने के अभिविन्यास के चरण में है। ठीक है। पांचवें का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अपने लंबे कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। यानी कि एक गिलास है उसमें नींबू का पानी है, तो वो चिढ़ाती है अपनी बहन को कि उसे उनके पिता ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे पता उसने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है, और वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है, यानी कि जो सारा है वो चिढ़ाती है ये कह के कि मेरे में ज़्यादा पानी है, मेरे गिलास में नींबू पानी, तुम्हारे में कम है। लेकिन उसकी सिस्टर जानती है कि दोनों में बराबर है। तो सारा इसमें क्या प्रदर्शन कर रही है, केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन। देखिए जीववाद तब होता जब वो कहती कि मेरी गुड़िया को चोट लग गई है आप दवा लाइए, तो ये जीववाद है नहीं। क्रमबद्धता वो हो जाता है जब आप 1 2 लिखने के 5 6 7 8 10 तक गिनती काउंटिंग देते या गिनती देते, और बच्चा उसे 1 2 3 4 ऐसे सीरियल में लगाता है, तो क्रमबद्धता हो जाता है। लेकिन बच्चा यहाँ पे जो सारा यहाँ पे क्या दिखा रही है, केंद्रीयकरण दिखा रही है कि उसका बस केंद्र एक ही जगह स्थित है, वो ज़्यादा सोच नहीं पा रही, वो बस उसके साइज पर ही ध्यान दे रही है। गिलास बड़ा होने की वजह से उसमें पानी ज़्यादा है ना, और उसकी बहन का गिलास छोटा होने की वजह से उसमें पानी यानी कि बड़ा होने की वजह से उसका पानी कम है, और उसका छोटा गिलास है इसलिए पानी उसमें ज़्यादा है, नींबू पानी। तो वो केंद्रीकरण उसमें होगा कि वो एक ही चीज़ पर सिर्फ फोकस कर पा रही है ना। तो छठवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रति का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समाज उभरने लगती है। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के प्रति के लिए यहाँ पे तो कुछ के लिए प्रतीकों, अच्छा यहाँ पे प्रतीकों
का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समाज उभरने लगती है। समझ, ठीक है, यहाँ पे समझ होगा, इस प्रिंटिंग के लिए सॉरी चाहती हूँ। पूर्व संख्यात्मक काल यानी कि जहाँ पे प्रतीकों का इस्तेमाल कर सके बच्चे और हाँ अपना मानसिक समझ वो उसमें शुरुआत हो शुरू हो उसमें मानसिक समझ तार्किक तर्क करना शुरू हो। अभी संभावना ये है कि वो सही भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो वो शुरुआत हो रही है उसमें। तो क्या है, मूर्त पूर्व संक्रियात्मक काल है मूर्त, उत्तर संक्रियात्मक काल है या औपचारिक संक्रियात्मक काल है। तो देखिए जो औपचारिक संक्रियात्मक काल है वो तो लास्ट है, ठीक है ना। तो पूर्व संक्रियात्मक मूर्त और उत्तर औपचारिक। बात कर ली जाए कि जब वो प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है और तार्किक की शुरुआत हो रही है तो वो पूर्व संक्रियात्मक काल है। कौन सा काल है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है ना। और ये कब से कब होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। कब से कब, 2 से 7 वर्ष। और जन्म से 2 वर्ष जो होता है वो संवेदी पेशी अवस्था हो जाती है। कौन सा, संवेदी पेशी अवस्था हो जाती है। तो ये वाली बात रही, यानी कि छठवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है, यानी कि उसे समझ नहीं आ रहा उतना बेहतर तरीके से कि वो फिट कर सके पहेली को सुलझाने में। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत देती है, थोड़ी सी हेल्प करती है, थोड़ी सी मदद करती है। लेवाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यानी कि सीखने की है प्रक्रिया, यह प्रक्रिया क्या करेगी, बच्चों को अप्रेरित करेगी, नहीं, उसे आक्रामक बना देगी, नहीं। वहाँ तो माँ उसकी हेल्प कर रही है ना, तो आक्रामक क्यों होगा बच्चा, और आराम से हिंट पा जाएगा तो उसको करने फोकस करेगा। वो अधिगम के लिए बाण का काम करेगी, बिल्कुल उसको जो हेल्प मिल रही है अपने माँ से वो उसको हेल्प करेगी, ठीक है, समझने में। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ा है तो वाइगोत्स्की को। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। फिलहाल वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया, साहचर्य, पुनर्बलन। तो देखिए ना, पुनर्बलन की बात करते हैं ना साहचर्य की बात करते हैं, वो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं वाइगोत्स्की ना। तो अगर इसकी बात कर ली जाए तो कहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया हो रहा है, सहपाठी सहयोग, यानी कि वो कुछ भी सीख रहा है, कर रहा है, अपने क्लासमेट की हेल्प से कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें बहुत ही बड़ी बात है नहीं, आसान प्रश्न है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें वो अपने आसपास के पर्यावरण को समझ सके और अपने योग्यता के अनुसार आरंभिक जो अनुभव है उसमें परिवर्तन ला सके, यानी कि जो उसने पहले से सीखा है उसमें बदलाव कर सके। तो शारीरिक गतिबोध बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि, वैयक्तिक बुद्धि। देखिए शारीरिक गतिबोध बुद्धि वहाँ हो जाएगी जहाँ बच्चा अपनी हेल्थ पर ध्यान दे ना, जो दूसरे की बॉडी बिल्डिंग जैसे हो गया तो वहाँ पे शारीरिक गतिबोध हो जाएगा। और ऐसा कोई लेकिन बुद्धि का सिद्धांत उन्होंने गतिबोध बुद्धि की सिद्धांत उन्होंने दिया नहीं है। स्थानीय बुद्धि वहाँ हो जाएगा जहाँ पे स्थान का महत्व, जैसे मैप बनाते समय, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डन की बात करें तर्क बुद्धि की, तो यहाँ पे जहाँ पे बच्चा चीज़ों को तर्क से करके, जैसे मैथ हल कर रहा है तो गणितीय बुद्धि हो जाती है, ठीक है। तो स्थानीय बुद्धि से बता ही दिया गया। और तर्क जहाँ पे बच्चा सोच समझ के चीज़ों को करे। व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगी जब वो किसी एक व्यक्ति पर फोकस करे व्यक्ति के हिसाब से, और व्यक्तिक बुद्धि ऐसे कुछ है नहीं। इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल, यानी कि अंतः व्यक्ति और अंतरा व्यक्तिक सिद्धांत दिया है इन्होंने, तो व्यक्तिक बुद्धि ऐसी कुछ है नहीं। जैसे कि सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रयोग और दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता जो है वो स्थानीय बुद्धि से ही इसका क्या है, तात्पर्य है। यानी क्या है, जो जहाँ पे जो चीज़ें
करनी है उस चीज़ को वो सही तरीके से अनुभव करके कर पा रहा है, और जहाँ पे ज़रूरत है बदलने की वहाँ पे वो चीज़ों को बदल पा रहा है, तो स्थानिक बुद्धि ये हो जाएगी। आगे देखते हैं, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, यहाँ पे प्रवाह है होगा। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए, यानी कि घर पे तो बच्चे क्या बोलती है, गुजराती बोलती है, और उसे उसके स्कूल में हिंदी पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ इस टाइम पे और हिंदी उसको आती ही नहीं है, तो विद्यालय के तौर पे विद्यालय को क्या करना चाहिए, हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। नहीं, क्योंकि उसे जब बोलने ही नहीं आते तो वो बच्चे सीखने में तो उसको टाइम लगेगा ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो भाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करना, जहाँ सम्मान की बात हो, जहाँ संस्कृति की क्रिएटिविटी हो, सृजित हो, वो तो बढ़िया ऑप्शन है। और देख लेते हैं, अध्यापकों को हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर से सीखा है उसे भूल जाए, ये गलत है। घर से जो सीखा है उसमें जोड़कर विद्यालय की भाषा को सीखा जाए। हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है। वो तो गुजराती बोलती है तो अंग्रेजी के माध्यम में क्यों भेजेंगे भाई। सबसे सही ऑप्शन दूसरा हो जाता है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जेंडर, जो जेंडर है, ठीक है, वो क्या है, जन्म के समय निर्धारित होता है, अनुवांशिक विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है। तो जेंडर जो है, ठीक है, जो फीमेल ये कर सकती हैं या मेल ये कर सकते हैं, ये वाली बात है, वो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित है। क्या है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित है, ठीक है, ये बात हो जाती है। 13 क्वेश्चन है कि अभिकथन, देखिए असर्शन और रीजन वाला आ गया। अभिकथन, इसको असर्शन कहते हैं और इसको रीजन कहते हैं। अभिकथन है, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, जब बच्चों को आकलन दिया जा रहा है, मूल्यांकन दे रहे हो, तो अलग अलग तरीकों से आकलन करना चाहिए। सही बात है, ये तो सही है। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शीर्ष कक्षा में पृथक, जहाँ पे अलगाव की बात होगी वो ऑप्शन सही नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहेगी तो सही बात है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लचीला समूह गठन होगा तो सही बात है, ये भी नहीं होगा। गतिशील अध्यापक होंगे, यानी कि बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सके, पढ़ा सके, तो बिल्कुल सही है। लेकिन दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सबसे आसान प्रश्न था। 15वां क्वेश्चन है कि राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया, यानी कि बच्चों को वो अच्छे से समझ सके, उसके लिए उसने नए विधि का प्रयोग किया है। उसने बच्चों से कहा कि वह एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाए, यानी कि एक जो भी टॉपिक है उससे जितना हो सके वो अपने प्रश्न को बनाएं और पूछें। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या है, बाल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उपदेशात्मक है, कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण जहाँ पे याद करना हो, उपदेश जहाँ पे व्याख्या करनी हो, पाठ्य पुस्तक जहाँ पे सिर्फ पुस्तकों से पढ़ाया जाए, लेकिन बाल केंद्रित जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक को देखकर चीज़ों को करा जाए, तो ये बाल केंद्रित है। बालक के हिसाब से उसने नई नई विधियाँ बनाई हैं। तो ये थे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि 15 में आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।